डिविजनल इंतजामिया के कोरोना कंट्रोल इकदाम काम कर गए। मुल्तान डिवीजन में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। पंजाब हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम बारे आगाही और इकदाम की रिपोर्ट जारी कर दी है। पंजाब की तमाम डिवीजन में मुल्तान डिवीजन का पहला नंबर आ गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, मुल्तान डिवीजन इंतजामिया के कोरोना कंट्रोल इकदाम काम कर गए। मुल्तान डिवीजन में कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम बारे आगाही और इकदाम की रिपोर्ट जारी कर दी है। पंजाब की तमाम डिवीजन में मुल्तान डिवीजन का पहला नंबर है। मजीद तफसीलात जानेंगे गोहर रहमान से। गोहर, कहिएगा, अच्छी खबर मंजर आम पर आई है। बिल्कुल, एक जानिब कोरोना वायरस के वार जारी हैं, दूसरी जानिब मुल्तान डिवीजन में कोरोना वायरस की रोकथाम के हवाले से जो डिविजनल इंतजामिया के इकदाम थे वो काम कर गए हैं। आज जो डाटा जारी किया गया है एनसीओसी की जानिब से, उसके मुताबिक जो कोरोना का जो डेथ रेट है और जो केसेस की जो शरह है वो मुल्तान डिवीजन में कम हुई है। इसके साथ साथ जो डाटा जारी किया गया, रिपोर्ट जारी की गई है पंजाब भर की, तो उसमें जो है मुल्तान डिवीजन की जानिब से जो कोरोना की रोकथाम आगाही देने के हवाले से जो इकदाम किए गए हैं उसमें मुल्तान डिवीजन का पहला नंबर आया है। पंजाब की तमाम जो डिवीजन है उसमें पहला नंबर हासिल किया है मुल्तान डिवीजन में। अगर बात की जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक जो मुल्तान के डिवीजन के जो 654 मकामात हैं उन्हें जो है डिसइंफेक्ट किया गया है, कोरोना वायरस से पाक किया गया है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो 421 मकामात पर हाथ धोने के जो इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इसमें बुनियादी चीज यही है कि हाथों को साफ रखा जाए, मुंह को ना छुआ जाए। और अगर एसओपीज के हवाले से बात की जाए तो कोरोना वायरस के जो एसओपीज के हवाले से पंजाब भर में सबसे ज्यादा जो चेकिंग है वो मुल्तान डिवीजन में की है 710 मकामात पर। तो इस हवाले से मुल्तान डिवीजन जो है वो पहले नंबर पर है। बेहतरीन इकदाम उठाए गए हैं, एनसीओसी ने ये अपनी रिपोर्ट में कहा है। गोहर रहमान, आपका शुक्रिया। मुल्तान में कोरोना की दूसरी लहर, निजी अस्पताल में कोरोना के बायस एक मरीज जान की बाजी हार गया है। कोरोना के बायस अमवात की मजमूई तादाद 294 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में निश्तर अस्पताल में कोरोना के बायस कोई हलाकत नहीं हुई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्तान में कोरोना के 34 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। निश्तर अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 71 हो गई है। कोरोना के बायस निश्तर अस्पताल में 21 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि अब तक 768 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला भी जारी है। गोदा डिवीजन में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 33 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। डिवीजन में मुतासरा अफराद की तादाद 608 हो गई। अपडेट करेंगे इस हवाले से फसीउल्लाह, फसी बताएगा। बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है और दूसरी लहर में मजीद शिद्दत आती जा रही है। इस हवाले से अगर सरगोदा डिवीजन की बात की जाए तो अब तक कोरोना वायरस से 128 अफराद मजमूई तौर पर जिनकी महकमा सेहत की जानिब से तस्दीक की गई है वो कोरोना वायरस की वजह से डिवीजन भर में जाँ बहक हुए हैं। इस हवाले से भी देखा गया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 33 अफराद इस वायरस का शिकार हुए हैं, जिससे मजमूई तौर पर कोरोना वायरस से मुतासरा जो अफराद हैं उनकी तादाद 608 हो गई है। महकमा सेहत की जानिब से अगर जिला सरगोदा की बात की जाए तो यहाँ पर 3 ऐसे मकामात हैं जहाँ पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें मकाम हयात, सैटेलाइट टाउन और सुल्तान कॉलोनी का इलाका शामिल थे। और वहाँ पर 7 रोज़ा जो है स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, जिसका 6ठा रोज़ है। और वहाँ भी ये देखा जा रहा है कि एसओपीज पर पूरी तरह अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा जिला इंतजामिया की जानिब से, जिसकी वजह से आए रोज़ जो है वो केसेस की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। अगर डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल सरगोदा की बात की जाए तो पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि बहावलपुर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 43 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। महकमा सेहत ने 765 टेस्ट किए, जिसमें से 43 पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं। एक दिन में 15 कोरोना से मुतासरा अफराद सेहतयाब भी हुए, जबकि दूसरी जानिब 24 घंटों में कोरोना के बाद कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। बहावलपुर में एक्टिव केसेस की तादाद 680 है। सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन पर 34 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। 4 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बहावलपुर में कोरोना के मोहलक वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 43 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। बहावलपुर के सिविल अस्पताल में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बायस आईसीयू में जगह कम पड़ गई है। अस्पताल के आईसीयू में इस तादाद से 3 गुना ज्यादा मरीज दाखिल हैं। सिविल अस्पताल में 13 बेड्स पर मुश्तमिल आईसीयू में 34 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। तैयब बताएगा।
जी बिल्कुल, कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा तो हर गुजरते दिन के साथ साथ होता जा रहा है, लेकिन जो तशवीश की बात है वो ये है कि पहले सिर्फ एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो है वो रिपोर्ट होते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा सिक पेशेंट रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं और उन तमाम को सिर्फ और सिर्फ आईसीयू या ऑक्सीजन का ही इस्तेमाल उनको चाहिए होता है और इसके बगैर उनका सर्वाइवल नज़र नहीं आता। जिसकी बुनियाद के ऊपर इस वक्त अगर हम बात करते हैं सिविल अस्पताल भावलपुर की, तो 35 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं और तमाम के तमाम लोग ऑक्सीजन डिपेंडेंट हैं, खुद सांस नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का फैसला किया गया है। इस वाले से डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा थोड़ा सा कि हमारे पास जो पेशेंट की जो अब आ रहे हैं लोग, उनकी हालत कैसी है और जो आपने एक्सटेंड किया है प्लान उसमें कितने बेड्स लगाए गए हैं, आईसीयू कैसा बनाया गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सब थैंक यू, आप आए आज हमारा हॉस्पिटल का, आपने मुआयना भी किया, विजिट भी किया। अच्छा, इसमें ये बताते चलें कि ये वेव जो कोरोना की आई है, पहले भी हम बता चुके हैं कि ये कोई बड़ी ही लिथल और बड़ी ही कोई खतरनाक वेव आई है। लास्ट वेव में हमने ये देखा था कि 60% लोग पेशेंट्स वो होते थे जो नॉन ऑक्सीजन डिपेंडेंट होते थे। अब इसमें हम 70-80% वो लोग आ रहे हैं जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, बल्कि आप समझ लें कि 100% ही ऑक्सीजन डिपेंडेंट है। उसकी वजह से उसको मद्देनजर रखते हुए जब से प्रिंसिपल साहब हमारे नए शफकत साहब ने चार्ज संभाला, तो सबसे पहले मीटिंग ही कोरोना की। उसमें हमने सब लोग मौजूद थे, उसमें हमने ये डिसाइड किया, क्योंकि हमारे पास इस टाइम था 13 बेड का आईसीयू और इस टाइम जितने भी पेशेंट आ रहे हैं वो आईसीयू के ज्यादा और वेंटिलेटर्स के अलावा कम आ रहे हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए 40 बेड का हम एक नया आईसीयू यहाँ कायम कर रहे हैं, जो पहले पीको मतलब पीड्स में कायम था हमारा। हम उस 40 बेड को एक्सटेंड करने जा रहे हैं 13 से। सेकेंडली, आपने ये देखा होगा, आपको मैंने बताया भी कि जिस तरह हमारे पास ऑक्सीजन की बड़ी इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो गया है, जो पहले एक नॉर्मल था वो अब उससे बढ़ रहा है। तो इस लिहाज से देखते हुए हम पेशेंट्स का कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ट्रीटमेंट पूरी रखेंगे। ये ट्रीटमेंट पूरी रखी जाए और ऑक्सीजन का लेवल बरकरार रखने के लिए जो पेशेंट है 40 बेड्स पर मुश्तमिल आईसीयू वार्ड बनाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ के 3 सीनियर डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए। 2 रोज कबल एक डॉक्टर जिंदगी की बाजी भी हार गए। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना के वार तेज होने लगे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुजफ्फरगढ़ के 3 सीनियर डॉक्टर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गए, जबकि 2 रोज कबल एक डॉक्टर जिंदगी की बाजी भी हार गया था। महकमा सेहत मुजफ्फरगढ़ की शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत। मुल्तान पीएसएल, बकर मंडियों, एहसास किफालत प्रोग्राम, कोरोना करंटीना सेंटर समेत दीगर इवेंट्स पर मुबैना करप्शन एंटी करप्शन ने साबिक कमिश्नर मुल्तान शानुल हक समेत जिला इंतजामिया के दीगर अफसरान को तलब कर लिया। अपडेट करेंगे इस हवाले से नुमाइंदा रोही जी महर इमरान बताएगा। बिल्कुल, एंटी करप्शन की अगर हम बात करें तो एंटी करप्शन में जारी तहकीकात में साबिक कमिश्नर मुल्तान को आज तलब किया गया। इसमें दीगर जिला इंतजामिया के जो लोग हैं वो शामिल हैं। मुबैना करप्शन का एक इल्ज़ाम था, उस करप्शन में बात करें तो पीएसएल मुल्तान में मुनक्किद हुआ, उसके साथ करंटीना सेंटर्स बनाए गए, उनके साथ एहसास किफालत प्रोग्राम की मद में हुकूमत ने जो पैसे दिए जिला इंतजामिया को, कमिश्नर मुल्तान को। इनके साथ ही अगर हम बात करें मवेशी मंडी और कश्मीर डे के हवाले से भी जो टेंडर्स दिए गए मनपसंद अफराद को दिए गए, एक ये उन पे इल्ज़ाम है, उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन हुई। और इस हवाले से जो दरख्वास्त है आज तलब किया गया है डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान हैदर अब्बास वट्टू की जानिब से बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें पेश होंगे और आज मजीद जो ये तहकीकात हैं उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तहकीकात को आगे बढ़ाया जाएगा। महर इमरान, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रिमशा, सुना है कमिश्नर सरगोदा को गाड़ियों के हॉर्न या एम्बुलेंस के बजते हूटर नहीं पसंद। बिल्कुल इमरान, एम्बुलेंस के हूटर की आवाज कमिश्नर सरगोदा को इतनी बुरी लगती है कि अपने इख्तियारात का बिला वजह और बिला जवाब इस्तेमाल कर गुजरते हैं। रिमशा, ऐसा ही हुआ जब एक एम्बुलेंस एबटाबाद से मैयत लेकर सरगोदा पहुंची। ट्रैफिक से निकलने के लिए मैयत जल्द पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने हूटर बजाया, जो कमिश्नर सरगोदा को इंतहाई नागवार गुजरा और कर दिया फिर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल। जी बिल्कुल इमरान, अफसर जो ठहरे, एम्बुलेंस ड्राइवर से जुर्म भी तो संगीन नौयत का सरजद हुआ था। क्या हुआ जो बेचारे ने कमिश्नर की गाड़ी के पीछे एम्बुलेंस का हूटर चला दिया। एम्बुलेंस के ड्राइवर को गाड़ी समेत बंद करवा दिया गया। जी हां, बेचारे ड्राइवर की रिहाई कब अमल में आएगी, उसे बंद करके न जाने क्या सबक सिखाया जा रहा है। कमिश्नर साहब का गुस्सा कब ठंडा होगा,
اس کا انتظار رہے گا۔ البتہ غریب بے اختیار ڈرائیور تب تک بند رہے گا۔ مزید بتائیں گے جنید خان۔ حکومت کی جانب سے دعویٰ تو کیے جاتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان ہوگا، لیکن سرگودا میں افسر شاہی نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ سرگودا اس وقت میں موجود ہوں کمشنر آفس سرگودا کے باہر، جہاں پر ایک شہری موجود ہے جو کہ ایمبولنس ڈرائیور ہے، جو 3 روز قبل ایبٹ آباد سے ایک ڈیڈ باڈی لے کے سرگودا آ رہے تھے، تو افسر شاہی کی وہاں سے گزرنا ہوا ایک وزٹ پر شاہپور کے قریب سے۔ ایمبولنس کا ہوٹر دینے پر کمشنر سرگودا جو ہیں وہ نالا ہو گئی اور ایمبولنس کو بھی بند کر دیا سرگودا کے تھانے میں، اور ایمبولنس ڈرائیور 3 روز سے بند ہے۔ ایمبولنس ڈرائیور پہ نہ تو کوئی مقدمہ درج کیا گیا، نہ ہی کوئی قانونی کارروائی کی گئی۔ اس وقت ڈرائیور کا ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں سر کیا ہوا۔ سر ہم ایبٹ آباد سے ڈیڈ باڈی لے کے آئے ہیں سرگودا میں، شاہپور روڈ پہ آئے ہیں، ادھر سے ڈیڈ باڈی اتاری ہے، واپس چلے گئے ہیں ہاسپٹل میں، مبارک ہاسپٹل میں۔ ادھر سے پولیس والے گئے ہیں 3-4، ہمیں کال کیا بھائی آج ہمیں گاڑی چاہیے۔ ہم گاڑی کے پاس آئے ہیں، انہوں نے بولے چلو بھائی تھانے۔ میں نے بولا بھائی کس لیے تھانے چلیں؟ انہوں نے بولا بھائی آپ کے خلاف کال چلی ہوئی ہے۔ تھانے میں پہنچے ہیں، سچو صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے، میں نے کہا یہ مسئلہ ہوئے یہ تھانے لے آئے ہیں۔ پھر اس نے ان کو کال کی ہے کمشنر کے بندے کو، وہ چلا گیا، اس نے رسید کاٹ کے دی، اس نے ہمیں ادھر آج تیسرے دن سے ادھر ہی روکا ہوا ہے۔ ہماری ایمبولینس بھی بند ہے، میں بھی بند ہوں۔ افسر شاہی نے اپنی شان میں گستاخی سمجھا، ایک ایمبولینس کے ہوٹر کو ایمبولینس کا ہوٹر دینے پر ایمبولینس کو بند کر دیا گیا، اس کے ڈرائیور کو بند کر دیا گیا۔ افسر شاہی کو نہ تو ایمبولینس پسند آئی نہ ڈرائیور، 3 روز سے بند ہیں، شہری شدید پریشان ہے۔ صبح آتا ہے اپنے ساتھی کو تھانے سے چھڑانے کے لیے، شام تک کمشنر آفس بیٹھا رہتا ہے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس حوالے سے تھانے میں بند کروا دیا گیا ہے اور کوئی سنوائی بھی نہیں ہو پا رہی۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملتان شہر کے دوسرے بڑے جنا پارک کے 20 سالہ ٹھیکے کی مدت ختم ہو گئی۔ پارک کے 20 سالہ کانٹریکٹ ختم ہوئے 1 ماہ گزر گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے علی ریاض سے۔ جی علی۔ جی بالکل، اگر بات کی جائے شہر ملتان کے بڑے پارکوں میں شمار ہونے والے جنا پارک ہے، جس کا معاملہ یہ ہے کہ آج سے 20 سال قبل جب پی ایچ اے قیام میں نہیں تھی تو ایم ڈی اے کی جانب سے اس کو ایک کانٹریکٹر کو اور ایک پارٹی کو جو ہے 20 سال کی لیز پر دیا گیا تھا، جس کے تحت 3,60,000 روپے جو اینول ہے وہ اس پہ ادا کرے۔ لیکن اب جو ہے جو 20 سالہ کانٹریکٹ جو ہے وہ 6 تاریخ گزشتہ مہینے یعنی کہ نومبر میں ختم ہو چکا ہے، اور پی ایچ اے کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اس میں تمام جو انتظامات ہیں وہ مکمل کر کے اس کو دوبارہ سے نیلامی کی جائے گی۔ لیکن ابھی تک کیا وجوہات بنی ہے، ابھی تک نہ تو پی ایچ اے کی جانب سے اس کو ٹیک اپ کیا گیا ہے۔ تاہم ابھی جب پی ایچ اے اپنے قیام میں آیا تھا تو ایم ڈی اے کی بجائے اس کے جو رینٹ تھا، جو رقم تھی ٹھیکے کی، وہ پی ایچ اے وصول کر رہے تھے۔ تاہم ابھی تک کیا معاملات ہے، کیوں نہیں تمام تو چیزیں فیصلے ہو پائی ہیں؟ کیونکہ ڈائریکٹر ایڈمن فائنانس کی جانب سے گزشتہ چند روز قبل بھی افسران کو کہا گیا کہ اس میں موجود جو سامان ہے اس کا تخمینہ لگایا جائے۔ تو ان تمام سوالات کے جواب جانیں گے، میرے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر ایڈمن فائنانس روبینہ صاحب، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی بالکل، وہ پی ایچ اے کا سیکنڈ لارجر پارک ہے، یہ ایم ڈی اے سے پی ایچ اے کو شفٹ ہوا تھا۔ 20 سالہ بل ٹرانسفر آپریٹ سسٹم کے تحت یہ کانٹریکٹ پہ دیا ہوا تھا۔ 6 نومبر کو کانٹریکٹ ختم ہوا ہے، لیکن اس میں 6 تاریخ کو ہی جو کانٹریکٹر ہیں وہ سٹے لے لیا انہوں نے سول کورٹ سے، تو ابھی تک سٹے چل رہا ہے۔ اس کی جو نیکسٹ ڈیٹ ہے 10 دسمبر ہے، تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم نے لیگل اپنے ایڈوائزر ہیں ان کو ہائر کر لیا۔ وہ سٹے جیسے ہی ویکیٹ ہوتا ہے تو ہم دوبارہ سے اس کو جو ہے آکشن کے لیے کریں گے، اس میں ڈیٹ دیں گے۔ ڈائریکٹر ایڈمن روبینہ فائنانس کا یہ کہنا ہے کہ علی ریاض آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ میاں والی جنوبی پنجاب کے متعدد شہروں کو وفاقی دارالحکومت سے ملانے والی میاں والی ملتان روڈ خستہ حالی کا شکار ہے اور روڈ پر جگہ جگہ گڑھے پڑ چکے ہیں۔ میاں والی سے اپڈیٹ کریں گے اختر مجاز۔ بالکل، پاکستان میں وفاقی دارالحکومت سے ملانے والے جتنے بھی روڈز ہیں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن ان سب روڈز میں ایم ایم روڈ جو ہے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ کراچی، بھاولپور، ملتان، ڈیرہ غازی خان، ڈیرہ اسماعیل خان، دیگر تمام علاقوں سے جو اسلام آباد کو ٹریفک جاتی ہے اس نے ایم ایم روڈ سے ہی گزر کر جانا ہوتا ہے، لیکن اس روڈ پہ جو ہے گڑھے پڑ چکے ہیں، جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کا یہ روڈ شکار ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو چکے ہیں، لا تعداد قیمتی جانوں کا ضیاع ہو چکا ہے۔ کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے جی اس روڈ کے حوالے سے آپ؟ جی یہ روڈ بالکل خستہ حال ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کافی عرصے سے۔ بڑے بڑے شہروں میں یہ جو ٹریفک کا رواں اس میں ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی اس پر توجہ نہیں دے رہے، گورنمنٹ کے کوئی ادھر دھیان نہیں ہے۔ ہر روز ادھر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے
लोगों का माल भी ज़ाया होता है, लोगों की जानें भी जाती हैं। तो यानी कि गरीब आदमी है वो बहुत मसाइल बनते हैं उनके लिए। तो लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि इस रोड को इसमें बेहतरी लाएं और इसको अच्छा करें। जी, हुकूमत को चाहिए कि इस रोड में ताउन नहीं कर रही। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। उधर राजनपुर में फतेहपुर अड्डा के मकाम पर सड़क टूट फूट का शिकार है। सीवरेज का पानी जमा होने से सड़क जोहर का मंजर पेश करने लगी। अपडेट करेंगे खुरम शहजाद। खुरम बताएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजनपुर के फतेहपुर के अड्डे के मकाम पर, जहां की जो मेन शाहराह है वो इंतहाई मखदूश हालत में और टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से सीवरेज का पानी जो है वो सड़क पर जमा होने के बाद जोहर का मंजर पेश कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मेरे आंखों में दिखा सके कि सड़क का ये सीवरेज का ये जो गंदा पानी है उस जमा होने की वजह से पूरे इलाके में ताफुन फैल रहा है। जबकि इसी ही जगह पर दारुल अमान वाक़ है, जहां पर बेसहारा खवातीन पनाह लेती हैं। कुछ शहरी हमारे साथ, एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे। पानी जमा है, क्या मुतालबा करेंगे? मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि ये पानी का नाकस पॉलिसी है सीवरेज की, यहाँ कोई इंतजाम या कोई काम नहीं कर रही। मेहरबानी हो सके इसका इंतजाम किया जाए। आए रोज यहाँ नाकस पानी खड़ा हो जाता है, नमाजी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं आए रोज, और साथ कॉलेज भी है, कॉलेज के बच्चे भी आते हैं जाते हैं, कपड़े सारे खत्म हो जाते हैं इधर। हाँ जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर इस गंदे जाए। बहुत शुक्रिया खुरम, आपने अपडेट किया। सहराई चौलस्तान में 50 के करीब किलों के आसार मिलते हैं। इन्हीं में से एक फोटाबाद के इलाके में किला मीरगढ़ है, जो आज महकमा आसार कदीमा की गफलत और लापरवाही के बायस खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रोही नुमान सईद से। नुमान, कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फोर्टाबाद के किला में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है कुछ दोस्त जो कि एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन ये जो किले की इमारत जो है ये खंडरात का मंजर पेश करने लगे। इसी हवाले से हमारे साथ कुछ दोस्त मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। जी भाई, बताइएगा कि आप यहाँ पर ये जो है एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन ये इमारत जो है ये किला जो है ये भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम इधर आए थे, हमने किला मौजगढ़, किला जामगढ़ और किला मरोड़ देखा है। वो देखकर बहुत ही दिली अफसोस हुआ है कि महकमा आसार कदीमा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है, क्योंकि ये खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। अगर पंजाब हुकूमत थोड़ी सी भी इस पर तवज्जो दे तो ये इससे काफ़ी सारा ज़र मुबादला भी हमें मिल सकता है, क्योंकि यहाँ जो डेजर्ट के खास तौर ये लोग हैं, इनको इसके अलावा कोई इतना इनका ज़र मुबादला हासिल करने के लिए इतने इधर वसाइल नहीं है। चले इधर से ये हो जिनकी तमीरो तरक्की का अगर कोई काम थोड़ा सा भी हो जाए तो काफ़ी सारे टूरिज़्म से जो पैसा या रिजर्व मुबादला हासिल होगा तो ये इन लोगों के पे काम आ सकता है। हाँ जी बिल्कुल, जो है मेरे साथ आपका शुक्रिया। सियाहती मंजर है ये, अगर इसको बेहतर कर दिया जाए तो यकीनन जो सियाहत है वो फरोग पा सकती है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिनफी तशद्दुद की रोकथाम के लिए 16 रोजा मुहिम जारी है। खवातीन पर तशद्दुद के केसेस रिपोर्ट होने की शरह भी बढ़ गई, मगर खवातीन को इंसाफ दिलवाने के लिए बनाए गए कवानीन पर अमल दरामद न होने की वजह से बेशतर खवातीन इंसाफ से महरूम है। मजीद बता रही हैं सुहीरा तारिक। जी बिल्कुल, खवातीन के साथ जुल्म तशद्दुद और उनके साथ ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए और उनके हवाले से आगाही देने के लिए 16 रोज़ा तकरीबात जो हैं वो मनाई जा रही हैं। इसी हवाले से इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए खवातीन सेंटर में भी आज एक तकरीब मुनक्किद की गई है। इस तकरीब का क्या मकसद है, सिनफी तशद्दुद को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है, और ये इदारा वॉक सेंटर और इस तरह की तकरीबात खवातीन को इंसाफ दिलाने में किस हद तक कारआमद हैं, क्योंकि इन तकरीबात तो एक हॉल में बैठकर ये तकरीबात तो कर ली जाती हैं, लेकिन क्या खवातीन को इस प्लेटफॉर्म से इंसाफ भी मिल रहा है या नहीं मिल रहा, और इस किस्म के वाकयात की रोकथाम मुकम्मल तौर पर क्यों नहीं हो पा रही है, इस हवाले से हम बात करेंगे। मैडम शाइस्ता बुखारी हैं हमारे साथ, जो कि वॉक सेंटर की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मेंबर भी हैं। मुझे इस हवाले से मैडम बताइएगा कि खवातीन के साथ जुल्म तशद्दुद के केसेस जो हैं उनकी शरह बढ़ती ही जा रही है बजाय कम होने की, क्या वजह है? देखिए, आप इसको ये नहीं कह सकते कि शरह बढ़ रही है। असल में ये मोस्टली तो ये था कि पहले चूंकि रिपोर्ट नहीं होते थे, और बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे शेल्टर बन चुके हैं, ऐसे इदारे बन चुके हैं कि जहाँ पे चीज़ों को बहुत जल्दी, और मीडिया का खास तौर पे बहुत रोल है, कोई भी अगर इस तरह का वायलेंस होता है तो फौरी तौर पे उसकी रिपोर्ट होती है। तो वो अब ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा होने लगे हैं। आप ये तो कह सकते हैं कि रेशो ज़्यादा है,
لیکن اوور آل پہلے جس طرح سے رپورٹ کی جاتی تھی چیزیں اب ویسے نہیں ہے. اب اس سے تھوڑا بڑھ کے میڈیا بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے, ادارے بھی کرتے ہیں, سب لوگ مل کے اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کیسز کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے. کیسز کی تعداد زیادہ ہے. سہیرہ طارق, آپ کا شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں. رحیم یار خان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین کہتے ہیں کہ گندم کی بیجائی کا عمل 91% مکمل ہو گیا ہے. گندم کے فصل پر فرٹیلائزر کا بروقت اور صحیح مقدار میں استعمال اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے نمائندہ روحی عامر بھٹی. عامر بتائے گا. جی بالکل رحیم یار خان میں گندم کی بیجائی کا عمل جو ہے وہ اس وقت اختتامی مراحل میں پہنچ چکا ہے. ڈپٹی ڈائریکٹر ایگریکلچر اقرار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں. سر بتائے گا کہ کتنے فیصد بیجائی کا عمل مکمل ہو چکا ہے اور فرٹیلائزر کا استعمال بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ فی ایکڑ پیداوار اچھی ہو سکے, تو فرٹیلائزر کے استعمال کے حوالے سے بھی کسانوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح آپ نے کہا کہ فرٹیلائزر جو ہے, کھادیں جو ہیں وہ گندم کے لیے بہت ضروری ہیں, تو ہمارا آج کل جو ہے وہ میسج زمیندار کے لیے یہی ہے کہ زمیندار بجائی کے وقت 2 بوری DAP 1 بوری پوٹاش استعمال کرے, اور جو اگیتی کاشت ہے اس میں اب پہلا پانی لگنا شروع ہو گیا تو اس میں پہلے پانی کے ساتھ 1 بوری یوریا جو ہے وہ استعمال کرے. اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ پہلے پانی میں یہ ہے کہ DAP اور پوٹاش وغیرہ جو اس نے پہلے اگر استعمال نہیں کی تو وہ بھی دے سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب پہلا پانی لگے گا تو اس کے بعد جڑی بوٹی نکلتی ہے, اور خاص طور پر چوڑے پتے والی جڑی بوٹی, تو اس کے تدارک کے لیے بھی وہ جو ہے سپرے کرے. کیمیکل کنٹرول بہت ضروری ہے کیونکہ جڑی بوٹی جو ہے وہ 14 سے 42% تک پیداوار میں کمی کر سکتی ہے. تو یہ ہمارا میسج ہے زمیندار کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے بھی میسج زمیندار کو دے رہے ہیں کہ برائے مہربانی یہ جو سموک کا ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ضلع رحیم یار خان کا پلیوشن ہے یا وہ سموک ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, صاف ہوا آپ کو مل رہی ہے, تو یہ ہماری کوششوں کی وجہ سے ہے. اور زمیندار کے لیے میسج یہی ہے کہ برائے مہربانی یہ زمیندار جو ہے وہ باقیات جس میں کھوری ہے یا رائس کے وہ سٹبل وغیرہ تو اس کو آگ نہ لگائے, بلکہ زمین میں وہ اگر مکس کر دے, انکارپوریٹ کر دے وہ روٹاویٹر کے ذریعے یا ڈسک پلو کے ذریعے, تو زمیندار کو کھاد کی کمی ہوگی اور زمین کی زرخیزی اس سے بڑھے گی. تو یہ میرا میسج ہے زمیندار کے لیے. کیمیکل کنٹرول ضروری ہے. بہت شکریہ عامر بھٹی, آپ نے اپڈیٹ کیا. دوسری طرف آپ کو بتائیں کہ ملتان سمیت سرائیکی و سیب کے دیگر علاقوں میں کنوں کا تیار پھل کیرے کا شکار ہو رہا ہے. بڑی مقدار میں کنوں کا پھل کیوں گر رہا ہے اور باغبان اس نقصان سے کیسے بچ سکتے ہیں, جانتے ہیں اطہر لاشاری سے. اطہر بتائے گا. جی بالکل ایسے کہ کنوں کی فصل اس وقت تقریباً تیار ہو چکی ہے, اور اس وقت جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کنوں گر رہا ہے پودے سے زمین پر اور خراب ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر بات کریں گے. ڈپٹی ڈائریکٹر فروٹ اینڈ ویجیٹیبل ملتان جناب جمیل احمد غوری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر فرمائیے گا کہ اس وقت کنوں کو کیرا بہت لگا ہوا ہے, اس کی کیا وجہ ہے اور کیسے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ جی 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس وقت کنوں کا پودا پھل اٹھاتا ہے تو تقریباً 90% پھل جو ہے اس کی ہیبٹ میں شامل ہے, یہ گرا دیتا ہے. اگر پودا صحت مند ہے تو وہ پھل اپنے اوپر برقرار رکھتا ہے. اب آگے آ جاتی ہے کہ کتنا پھل اس نے میچور کرنا ہے, تو یہ ذمہ دار کی اپنی کھادوں کی پریکٹس کہ اگر اس نے پودوں کو کھاد بہتر ڈالی ہے تو پھر جو ہے وہ پھل کم گرائے گا کیونکہ اس کے اپنے اندر قوت ہوگی, طاقت ہوگی. دوسرے نمبر پہ اس وقت جو کیرا سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ پانی کی مس مینجمنٹ, اور دوسرے نمبر پہ فروٹ فلائی کا کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. فروٹ فلائی جو ہے نہ صرف عام بلکہ کنوں کے لیے ایک یوں سمجھ لیں کہ بہت زیادہ خطرناک کیڑا ہے. اس کے لیے ذمہ دار کو یہ چاہیے کہ جب اس کا پھل کچا ہو تو اسی وقت جو ہے اس میں میتھائل یوجینال کے جنسی پھندے جو ہے وہ انسٹال کر دیے جائیں فی ایکڑ تقریباً 5 سے 6, تو اس سے جو ہے وہ بہتر کنٹرول ملتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذمہ دار کو ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب تک وہ گرے ہوئے کنوں کو تلف نہیں کرے گا, اس کو گڑھا کھود کے دبائے گا نہیں, تو اس میں سے اس کی اگلی نسل جو ہے وہ پروان چڑھ کے اور پھر دوبارہ پھل پہ حملہ ہو جائے گی. لہٰذا وہ ایک سائیکل چل پڑتا ہے اس کی نسل کا. لہٰذا جو سینیٹیشن ہے, یہ جو صفائی ہے, پودے کے نیچے سے گلے سڑے کنوں کو اٹھا کے اور اس کو دبا دینا یا اس کو جانوروں کو کھلا دینا, اس کے کنٹرول میں, فروٹ فلائی کے کنٹرول میں 80% کردار ہے.
80% किरदार है जी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। किरदार है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। तिब्बी सहूलियात की बात करेंगे। रहीम खान के मरीजों के मरज की तशखीस की सुनी गई। शेख ज़ैद अस्पताल में 2 साल बाद सिटी स्कैन मशीन की सहूलत दोबारा मिलेगी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। जी, शेख ज़ैद हॉस्पिटल में पिछले 2 साल से सीटी स्कैन मशीन खराब थी। एमरजेंसी के करीब रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट बनाया जाता, इसमें सीटी स्कैन मशीन आ गई थी, मगर फंड्स की तौतुल की वजह से उसकी इमारत उसको तकमील मुकम्मल की नहीं किया जा रहा था। मगर अब मरीजों की सहूलत के लिए सीटी स्कैन मशीन को फंक्शनल किया जा रहा है, उसकी इंस्टॉलेशन का काम शुरू कर दिया गया है। प्रिंसिपल शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर तारिक अहमद हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत सा यहाँ पर रोजाना हजारों के मरीज में आते हैं जो सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। 2 साल से सीटी स्कैन मशीन थी, अब उसको फंक्शनल किया जा रहा है, तो ये फंक्शन कब तक हो जाएगी? अवाम इससे सहूलत कैसे उठाएंगे और कब तक उठा सकेंगी? बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। पिछले तकरीबन 2 साल से हमारे पास सीटी स्कैन की सहूलत मौजूद नहीं थी, जिससे सर की चोट के मरीज़ों को ख़ास तौर पे काफ़ी परेशानी लाहक थी और हमें जो है वो प्राइवेटली उनके सीटी स्कैन्स करवा के उनके ऑपरेशन और चोट की नोयत के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ती थी, और उससे जो बेहोश मरीज़ हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना एमरजेंसी से बाहर और फिर स्कैन करवा के वापस लेके आना, इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना था हमें। लेकिन अल्लाह के फजल से अब वो जो हमारा सीटी स्कैन है उसकी इंस्टॉलेशन का काम आखिरी मराहिल में है, और 1 जनवरी से इंशाअल्लाह ये सहूलत रहीम यार खान के लोगों के लिए अवेलेबल होगी। और ये जदीद तरीन मशीन है। ये इस तरह की मशीन जो है ये जनूबी पंजाब में पहले अवेलेबल नहीं है। ये 160 स्लाइसेस फी सेकंड कर लेती है, और इसमें कार्डियक एंजियोग्राफी की सहूलत भी मौजूद है। इसके अलावा हमारा जो रेडियोलॉजिकल कम्प्लेक्स है उसमें हम एक और मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं जिसको डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी कहते हैं। और आप हैरान होंगे सुन के कि ये सहूलत या लाहौर में मौजूद है या कराची में, और कराची और लाहौर के दरमियान इंशाल्लाह मुल्क के वस्त में यह सहूलत भी अनकरीब आवाम को अवेलेबल होगी। इसमें हम दिमाग की शरियानों की तफसीलात जानना है और जिस्म में दूसरे अज़ा में शरियानों के जो एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, एन्यूरिज्म्स हैं, आर्टियोवीनस माल फॉर्मेशंस के बारे में जो है बेहतरीन मालूमात हासिल करके उनकी बरवक्त तशखीस और उनके इलाज में लोगों को हम काफ़ी सहूलत मुहैया कर सकते हैं। लोगों के इलाज के लिए काफ़ी सहूलत मुयस्सर आ सकती है। आसिम, आपका शुक्रिया। बकर के थैलेसीमिया केयर सेंटर में थैलेसीमिया के मरीज बच्चे खून के एहतियात की कमी का शिकार हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से उसामा हैदर। उसामा बताएगा। जी बिल्कुल, एक शायर ने क्या खूब अल्फाज कहे कि फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें करना पड़ती है मेहनत कुछ ज्यादा। आज हम मौजूद हैं बखर थैलेसीमिया केयर सेंटर ट्रस्ट में, जहां पर थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए खून के एहतियात का इंतजाम करके उन बच्चों तक खून के एहतियात फी सबीलिल्लाह जो है पहुंचाए जाते हैं। अब जनूबी पंजाब में अपनी नौयत का ये वाहिद ऐसा इदारा है जहां पर 400 से ज्यादा बच्चे रजिस्टर्ड हैं और उन्हें बगैर किसी तफरीक के मेरिट पर जो है वो खून की तकसीम जो है वो की जाती है। लेकिन लॉकडाउन में होने वाले लॉकडाउन की वजह से स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद होने की वजह से और जो दीगर इदारे हैं वो बंद हैं, उस वजह से जो पावर स्ट्रेंथ है वो कम हुई और जिस वजह से खून के एहतियात में जो है वो काफी कमी का जो है वो सामना करना पड़ा। इस वक्त एडमन, यहाँ के जो ब्लड डोनेशन एडमन है जमशेद हसन मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे जमशेद किस तरह के मसाइल का सामना है, एकदम क्यों अपील करना पड़ेगी? सामा शुक्रिया। पहले ये होता था कि जब कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ खुली होती थी तो उस वक्त ये होता था कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जाकर अपील करते थे तो वहाँ से डोनर्स आते थे और थैलेसीमिया के मरीज जो बच्चे हैं इनको ब्लड डोनेट करते थे। अब कोरोना लॉकडाउन की वजह से कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारा 400 बच्चा जो है वो इस वक्त खून के इंतजार में बैठा है कि कोई फरिश्ता आए और उनको खून दे और उनके जो है सांसें बहाल की जा सके। तो इस वक्त आपने देखा है कि पूरा जो है हमारा वार्ड जो है दोनों भरे पड़े हैं बच्चे से, और ये सारे बच्चे बैठे हैं कि कोई आए और इनको ब्लड डोनेट करे, ब्लड इन्हें डोनेट किया जाए। बच्चों को खून के एहतियात की कमी का सामना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इमरान, क्या आपने कभी साइकिल चलाई? रिमशा, मैंने बचपन में बहुत साइकिल चलाई है। तो आपको बताएं कि एक वक्त था जिसके पास साइकिल होता था वो अपने आप को खुशनसीब समझता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ साइकिल की अहमियत भी खत्म हो गई और साइकिल माजी की याद बनकर रह गई है। इसी पर देखते हैं ताहिर चौधरी की ये खुसूसी रिपोर्ट।
साइकिल और इंसान का ताल्लुक सदियों पुराना है। एक वक्त था साइकिल को सड़कों का बादशाह कहा जाता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता साइकिल माजी की याद बनता जा रहा है। एक वक्त था जिसके पास साइकिल होती थी वो अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता था। साइकिल अब पुरानी यादों का किस्सा बनती जा रही है। साइकिल ने सदियों तक कच्चे और पक्के रास्तों पर हुक्मरानी की है। साइकिल की खास बात यह थी, जितनी भी पुरानी हो जाए नकारा नहीं होती थी। साइकिल की बेल बजाने के लिए आपको किसी इलेक्ट्रिक बैटरी की जरूरत नहीं थी। 70 की दहाई में साइकिल एक अहम सवारी थी। पहले जरा साइकिल का रेट आई 78 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं दुकान बनाई है, उस टाइम 550 रुपए, आज 13,000 रुपए से साइकिल पहुंच चुके। माजी में साइकिल बनवाने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज साइकिल मैकेनिक भी इंतजार में बैठा होता है। हमारे पास जो साइकिल पहले बनने के लिए आते थे, अब वो साइकिल नहीं आते। अब छोटे बच्चों के लिए महीने में 1 मरतबा या 2 मरतबा आते हैं। साइकिल चलाने से वर्जिश भी हो जाती थी, इंसान सेहतमंद और तवाना भी रहता था। बस अक्सर औकात बीच रास्ते में पंचर हो जाती थी। साइकिल एक ऐसी माहौल दोस्त सवारी थी जिसमें ना पेट्रोल डलवाने की फिक्र और ना ही धुएं का कोई डर था। सफर का सफर और वर्जिश की वर्जिश हो जाती थी। कैमरा टीम के साथ ताहिर चौधरी, सिनामा। फिल वक्त इतना है।